नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी कांवड़ यात्रा से। कांवड़ यात्रा सालाना कांवड़ यात्रा होती है और 2015 के बाद से कांवड़ यात्रा को बहुत ही ज़्यादा सुर्खियाँ नसीब हुई हैं। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकाली जाती थी, मगर माजी की हुकूमतें भी सरकारी सतह पर इंतज़ामात अंजाम देते थे। मगर इस मरतबा 2015 के बाद से मुसलसल जब से योगी आदित्यनाथ बहैसियत चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश बने हैं, तब से कांवड़ यात्रा को एक सियासी रंग देकर मजहबी हमदर्दी हासिल करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि बहुत सारे रियासतों से जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरती है, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में यहाँ पर बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं, तोड़ फोड़ के वाक़यात पेश आए हैं और सहाफ़ियों पर भी हमले किए गए हैं, गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ की गई है। इस तरह की खबरें कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार मौसूल हो रही हैं, मुसलसल ये खबरें आ रही हैं। वो ये वाक़या जो है न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में भी पेश आए हैं। एक रोज़ कबल की बात है कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में एक स्कूल वैन पर कांवड़ियों ने हमला कर दिया था। कांवड़ जो है जा रहे थे और किसी को गाड़ी का धक्का लग गया और धक्का लगने के बाद जो है वो बरहम हो गए और स्कूल वैन पर हमला कर दिया, जबकि स्कूल वैन में मासूम छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे और उन बच्चों पर ज़रा बराबर भी रहम किए बगैर गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ की गई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, फोड़ दिए गए और फिर निशाना बनाया गया गाड़ी को। कुछ लोग आए, मदाखलत की और फिर वहाँ से ड्राइवर को बहिफाजत रवाना कर दिया। मगर जब शिकायत की गई पुलिस में, तो पुलिस कांवड़ियों के ख़िलाफ़ में कार्रवाई करने के बजाय ये कहती दिखाई दी उत्तर प्रदेश पुलिस के, हम जब तक मौके पर पहुंचते वो ड्राइवर फ़रार हो गया था। तो इस तरह के ख़बरें मुसलसल उत्तर प्रदेश से ख़ास तौर पर आ रही है। कल भी हमने बात की थी, एक रोज़ कबल भी हमने बात की थी कांवड़ यात्रा के मुतालिक। उत्तर प्रदेश हुकूमत का जो दोहरा रवैया है, योगी आदित्यनाथ तो बाबांग दहल ये कहते हैं कि सड़कें जो है चलने के लिए है, गाड़ियों के लिए है, किसी भी किस्म का हुल्लम मचाने के लिए, हुल्लड़ मचाने के लिए नहीं है। मगर जब बात आती है किसी दूसरे मज़हब के त्योहारों की या फिर ख़ास तौर पर कांवड़ यात्रा की जब बात आती है, तो शायद हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के आंखों पर पट्टी बनी जाती है। वैसे भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के आंखों पर मज़हब की पट्टी पहले से बंधी हुई है और उन्होंने बाज़ाब्ता बहुत सारे मकामात पर भी उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े ही फ़ख्री अंदाज में ये कहा था कि सड़कों पर उत्तर प्रदेश की नमाज नहीं होती। बहुत ही फ़ख्री अंदाज में ये कहा था कि जो स्पीकर्स हैं, मसाजिद के स्पीकर से अजानों की आवाज़ें नहीं आती। तो इसको योगी आदित्यनाथ के इस बयान को जब हम सुनते हैं तो हमें खुद ब खुद ये समझ में आ जाता है कि वो जो पट्टी है आंखों पर, मज़हब की पट्टी, अंधभक्ति की पट्टी जो है वो पहने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। मगर जो आइन और दस्तूर, आइन पर जब हलफ उठाया था उन्होंने, आइन के हवाले से जब हलफ लिया था, तो उन्होंने किसी भी मतलब ज़ात पात धर्म से परे होकर, बालातर होकर आवाम की खिदमत को अपना नसबुलैन बनाने का अहद लिया था। मगर उसके बावजूद जब कभी भी मौका आता है तो योगी आदित्यनाथ ईदैन की नमाज़ों के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है और फिर ड्रोन्स कैमरों के ज़रिए से मसाजिद और घरों की छतों की निगरानी की जाती है। मगर जब बात आती है कांवड़ यात्रा की तो उधम मचाई जा रही है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। तो उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश हुकूमत और उत्तर प्रदेश पुलिस सारे मामले पर अपनी आंखें बंद किए हुए है। कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती जो जहनों में बसी हुई है अंधभक्तों के, नारंगी अंडों के, वो कांवड़ यात्रा की आड़ में हो या फिर किसी और दूसरे मजहबी जुलूस या त्यौहार की आड़ में हो, वो कहीं ना कहीं अंधभक्तों के, नारंगी अंडों के जहनों में बसी हुई जो फ़िरका परस्ती है वो उजागर होती है, उठकर सामने आती है और उसको हवा देने में भी अहम रोल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अदा करते हैं। नाज़रीन, एक खबर है मध्य
मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में JNSU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के लीडर भी हैं दानिश अली। दानिश अली के घर पर मध्य प्रदेश की पुलिस घर वालों को मुसलसल हिरासा कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, पूछताछ के नाम पर घर पर जा रही है और घर वालों को दानिश अली के हिरासा किया जा रहा है। वजह यह है कि दानिश अली उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब सोनम वांगचुक और आइसा के दीगर लीडरों के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और भूख हड़ताल से जब तबीयत ख़राब हुई, नासाज होने लगी तो भूख हड़ताल करने वालों की, तो जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो तब दानिश अली वो उन भूख हड़ताल करने वालों में शामिल थे, आइसा के लीडरान में, और जब तब से दानिश अली सुर्खियों में आए थे और उसी वजह से मध्य प्रदेश पुलिस दानिश अली के घर वालों को हिरासा और परेशान कर रही है। यहाँ पर अहम बात यही है, हम मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि क्या दानिश अली नाम की वजह से दानिश अली के घर वालों को परेशान किया जा रहा है? जैसा कि मोहम्मद जुनैद को हिरासा और परेशान किया गया, उसी तरह दानिश अली एक मुसलमान नाम होने की वजह से क्या एक सवाल है, एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुल्क भर में नौजवान और स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे और एहतजाज किया नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ में। तो क्या तमाम लाखों करोड़ों लोग जो सड़कों पर उतर कर एहतजाज किए हैं उन तमाम पर तहक़ीक़ात हो रही है? क्या उन तमाम के घरों पर जो रियासती पुलिस है वो उनके तमाम के घरों पर जा रही है? क्या उन तमाम को हिरासा और परेशान किया जा रहा है, या फिर मखसूस तबके को निशाना बनाने का काम पुलिस कर रही है? क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा जैसा कि मोहम्मद जुनैद को हिरासाओं परेशान किया गया और फिर अब दानिश अली को हिरासाओं परेशान, या दानिश अली के घर वालों को हिरासाओं परेशान किया जा रहा है। दानिश अली ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि मेरा दफ्तर जो है, आइसा का जो दफ्तर है JNU का, वो मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे JNSU जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन का जो दफ्तर है वो 24 घंटे 7 दिन खुला है। वहाँ पर आएँ और दानिश अली से राज बात करें और उनके घर वालों को हिरासाओं परेशान करना बंद करें। हम फिर सवाल कर रहे हैं, क्या ये कार्रवाइयाँ जो हैं, क्या जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रही है ये कार्रवाइयाँ? क्या ये कार्रवाइयाँ बयाज़ नहीं हैं? क्योंकि आप जब निशाना बना रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो कौन से स्टूडेंट्स को निशाना बना रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा कि मुल्क भर में करहोड़ा स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे, नौजवान सड़कों पर उतरे और हुकूमत की नाकाम तालीमी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तो क्या एहतजाज करने वाले तमाम करोड़ा लोगों के घर पर मुख्तलिफ़ रियासतों की, ख़ाह वो गुजरात की पुलिस हो या राजस्थान की पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या मध्य प्रदेश की पुलिस हो या फिर किसी और रियासत की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो या पंजाब की पुलिस हो, क्या ये इन रियासतों की पुलिस, क्या स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स के घरों पर जा रही है? क्या निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है? जिस तरह से मगरिबी बंगाल में हुकूमत जो है BJP हुकूमत जो है जिस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही है, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ गुंडा एक्ट लगाने का काम किया जा रहा है और उसमें 14 से, इससे पहले भी मैंने कहा था कि 14 स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से 11 नाम मुसलमानों के हैं। तो जानबूझकर टारगेटेड हदफ बनाकर निशाना बनाने का, हदफ के ज़रिए से काम किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या ये जानिबदारी नहीं है? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर वो रियासतों के चीफ मिनिस्टरान ये जहन बना चुके हैं कि किसी भी एहतजाज में, जब कभी एहतजाज होता है तो इस एहतजाज को खाली सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज में शामिल होने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा? हालांकि जंतर मंतर के एहतजाज में, कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में इसी वजह से मुसलमान जो है, हालांकि बेचैन थे, परेशान, मतलब स्टूडेंट्स के साथ वो जो ख़ुदकशी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लवाहिकीन के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, मगर मुसलमान खुलकर सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि अगर मुसलमान खुलकर सामने आते तो फिर हिंदू मुस्लिम, जिस तरह से थाने रेलवे स्टेशन पर नारा लगाया गया था स्टूडेंट्स की जानिब से, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, तो क्या वो उसी वजह से मुसलमान खुलकर आगे नहीं आए थे? और बहुत सारे मुकामात पर मुसलमान खुलकर भी आ गया है और इजहार यगानगत किया, सॉलिडारिटी अपनी जो है
मुकम्मल तौर पर उन मुजाहिरीन के साथ पेश की जो एहतजाज कर रहे थे और जिनका मकसद मुल्क की तालीमी पॉलिसी को जो ख़राब नाकाम पॉलिसियाँ हैं उन नाकाम पॉलिसियों के ख़िलाफ़ में नाकाम पॉलिसियों को उजागर करना का जो तरीक़ा था, उजागर करने के लिए जो नौजवान सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे थे उनकी हिमायत में मुसलमान कई मुकामात पर साथ भी आए और फिर इस तरह के वाक़यात का उन मुसलमानों को सामना करना पड़ा, जिसकी ज़िंदा मिसाल मगरबी बंगाल है। मगरबी बंगाल में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए, 14 लोगों को गिरा हिरासत में लिया गया, 14 में से 11 जो हैं वो मुसलमान हैं। नादरीन, हम रुख करते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जो है में मुसलसल अमित शाह की अदम मौजूदगी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अमित शाह की अदम मौजूदगी में अगर MSME बिल पर सवाल उठाया जाता है तो चेयरमैन राज्यसभा ये कहते हुए सवाल उठाने वालों को रोक देते हैं कि अमित शाह ऐवान में मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके हवाले से किसी किस्म की बात ना की जाए। मगर अपोजिशन की जानिब से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है अमित शाह की अदम मौजूदगी का और उनकी मौजूदगी और उनके इस्तीफ़ा की भी मांग की जा रही है। 2 हफ्ते हो गए दिल्ली में जंतर मंतर पर चलो संसद प्रोग्राम के दौरान नौजवानों पर जो लाठियां बरसाई गई, पुलिस कार्रवाई की गई, आंसू गैस बरसाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, उसको वो वाक़ये को हुए 2 हफ्तों का वक्त गुजर गया है, मगर अब तक अमित शाह जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आए। मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और आवाम पूछ रही है, ख़ास तौर पर अरकान पार्लियामेंट, अपोजिशन, हज़ब इख्तिलाफ़ के तमाम जमातों के तमाम कायदीन अरकान पार्लियामेंट सवाल कर रहे हैं कि अमित शाह जो है ऐवान पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या उनको इसकी जवाबदेही नहीं बनती, क्योंकि दिल्ली पुलिस हो या मुल्क भर की पुलिस हो और ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है और वो रियासतें जहाँ जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है वहाँ पर अगर किसी किस्म की पुलिस कार्रवाई होती है तो उसकी राज जिम्मेदारी वजारत दाखिला के तहत आती है। और तो क्या ये जो पुलिस कार्रवाई नौजवानों के ख़िलाफ़ में हुई है उस पर क्या अमित शाह की जवाबदेही नहीं बनती, और अगर जवाबदेही बनती है और सारा कसूर अमित शाह का है तो फिर वो अपना इस्तीफ़ा क्यों नहीं पेश करते। इसी मांग के साथ अपोजिशन मुसलसल एहतजाज कर रहा है और पिछले 2 हफ्तों से अमित शाह पार्लियामेंट से गायब है और अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह दूसरी भी हो सकती है, मगर अपोजिशन यही इल्ज़ाम लगा रहा है कि जवाबदेही बनती है, जवाब देना पड़ेगा और अपोजिशन के सामने आप बेबस और मजबूर हो जाएंगे जवाब देने के लिए, लिहाजा इसीलिए जो है अमित शाह पार्लियामेंट से गायब हैं और अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, एक रोज़ कबल यानी 2 अगस्त के दिन 2 रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं। एक है बिहार की बंकीपुर और दूसरा मध्य प्रदेश का दातिया। दोनों में बीजेपी बरसर इक़्तिदार है और ये कहा जा रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में जिसकी लाठी उसके भैंस, जिसकी हुक्मरानी रियासत में होती है वही ज़िमनी इंतखाबात जीतते हैं, बाई इलेक्शंस में वही सियासी जमात कामयाब होती है। बंकीपुर का तो ये हाल है कि पिछले 30 सालों से बंकीपुर असम्बली हलके पर जो है बीजेपी का कब्ज़ा था और बीजेपी के जो अभी इस्तीफ़ा देकर बंकीपुर से राष्ट्रीय सदर जो कौमी सदर जो बने हैं नितिन नाबिन, राज्यसभा के रुकन भी बने हुए और बीजेपी के अब कौमी सदर हैं। नितिन नाबिन वहाँ से पिछले 15 सालों से मुसलसल वहाँ से जीतते हुए आ रहे थे। उससे कबल बंकीपुर पर नितिन नाबिन के वालिद जो है बीजेपी के कद्दावर लीडर थे वो जीतते आ रहे थे। तो लगभग 30-35 सालों से बंकीपुर पर बीजेपी का कब्ज़ा था और बीजेपी बंकीपुर का इलेक्शन मुसलसल जीत रही थी और इस बात का यकीन बीजेपी को था कि एक बीजेपी के कानून वज़ीर क़ानून है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ माज़रत के साथ, मुझे फिर बाद में याद आया तो नाम बताऊँगा, वो मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी अगर बंकीपुर से कुत्ते बिल्ली को भी अगर खड़ा देती है तो वो जीत जाएंगे। शायद इस तरह के बयानात बीजेपी का गुरूर
बीजेपी का तकब्बुर और जो वो इक़्तिदार के जो नशे में सरशार होकर जिस तरह से मुहिम चला रहे थे, उस मुहिम का नतीजा ये निकला कि बंकीपुर से पहली मर्तबा जो है बीजेपी को शिकस्त हुई है और किसी और ने शिकस्त नहीं दी, बल्कि जन स्वराज पार्टी जो पिछले असेंबली इंतखाबात के में जो है मैदान में उतरी थी और करारी शिकस्त के बाद जो है हौसला ख़त्म नहीं हुआ था जन स्वराज पार्टी का। जन स्वराज पार्टी के जो बानी है वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर पी के जो इंतखाबी हिकमत अमली साज है, सियासी जमातों की हिकमत अमली तैयार करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2014 में जो इंतखाबी मुहिम तैयार करके दी थी, ख़ास तौर पर चाय पे चर्चा जैसे अहम मौज़ूआत को तश्कील देने वाले जो है वो प्रशांत किशोर ही थे। प्रशांत किशोर की आईपैक ही थी, आईपैक के बानी और थे, सदर थे, मगर उन्होंने आईपैक को छोड़ दिया। आईपैक को छोड़कर वो सरगर्म सियासत का हिस्सा बने और बंकीपुर पहुँचे। बंकीपुर से अब वो रुकने असम्बली मुंतखब हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बिहार में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश के दातिया का भी अगर हम बात करेंगे तो दातिया से भी जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है और वहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है। और फिर जो बीजेपी के जो दाखिली सियासत जो रही वो दाखिली सियासत दातिया के इंतखाबी नताइज पर हावी होती दिखाई दे रही है। तो जब मजमूई तौर पर दोनों स्टेट्स में और 2 सीटों पर बीजेपी की शिकस्त, हालांकि कांग्रेस हो या जनस्वराज पार्टी हो, ये दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के जीतने से मुतल्लिका जो रियासती हुकूमत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर नया पैमाना जो सियासत का है इन दोनों रियासतों में जो है वो तैयार यकीनन होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात गुजरे हैं पिछले हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे के बाद से, और उससे कबल NSUI कांग्रेस की जो NSU स्टूडेंट्स विंग है उसकी जानिब से मुल्क भर में जो तलबा के हिमायत में, नौजवानों की हिमायत में जो एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, उसके हवाले से अगर हम बात करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में ये दोनों रियासतों में जो नताइज बरामद हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात के, वो कहीं ना कहीं मुस्तक़बिल की जो सियासत है दोनों रियासतों की, उसका पैमाना तय करने में बहुत ही कारआमद साबित होंगे। नाज़रीन, एक खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले के मुतालिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी लीडर के ख़िलाफ़ में बीजेपी लीडर की नाकामियों और गलत कामों के मुतालिक सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डालने वाले एक सरकारी स्कूल के टीचर को बरतरफ करने के ख़िलाफ़ में अपना फ़ैसला सुनाया है। हुकूमत से कहा है कि ये जो फ़ैसला है वो मनमानी है और गैर क़ानूनी है और गैर पायदार है। कानून में इसको गैर पायदार करार दिया है। देखिए, ये हकीकत है कि जमहूरी हिंदुस्तान है और जमहूरी हिंदुस्तान में इज़हार ख़याल की आज़ादी जो है वो एक क़ानून है। इज़हार ख़याल की आज़ादी पर आप किसी कार ज़र्ब नहीं कर सकते। इज़हार ख़याल की आज़ादी से आप किसी को रोक नहीं सकते। इज़हार ख़याल की आज़ादी, जमहूरियत उसी वक्त तक ज़िंदा है जब तक इस मुल्क में इज़हार ख़याल की आज़ादी का जो क़ानून है, जो नज़रिया है, वो जब तक बाक़ी है तब तक इस मुल्क का जो जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत की जो शबी है वो बरक़रार रहेगी। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर जमहूरी हिंदुस्तान हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते, और इसी को बचाने का काम अदालतें वक्तन फ़वक्तन करती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया है कि जस्टिस मंजू रानी चौहान की ज़ेर क़ियादत एक रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला दिया है और कहा है कि जो मुअत्तल किया गया है टीचर को, टीचर का नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रदीप सिंह एक असिस्टेंट टीचर हैं प्राइमरी स्कूल बदाना के, जो फ़िरोज़ाबाद ज़िले का एक हिस्सा है। बदाना वहाँ के एक असिस्टेंट प्राइमरी टीचर हैं, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। बीजेपी के ज़िला सदर फ़िरोज़ाबाद उदय प्रताप सिंह के ख़िलाफ़ में उनकी जो गलत काम है वो गलत कामों के मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से प्रदीप सिंह को मुअत्तल कर दिया गया था। प्रदीप सिंह ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
प्रदीप सिंह के मुतालिक एक फ़ैसला सुनाते हुए जमहूरी जो इख्तियार है, जमहूरी हक़ है, आइनी हुकूक़ की हिफाजत के लिए जो ये फ़ैसला सुनाया है कि जो क़ानून जो मअतल किया गया है, क़ानून में गैर पायदार, गैर क़ानूनी और मनमानी इसको समझा जाएगा। देखिए, बीजेपी लीडरों के ख़िलाफ़ में अगर कोई गलत काम करते हैं तो बात करना ये जो है गलत नहीं हो सकता, गैर क़ानूनी नहीं हो सकता, ये क़ानून के दायरे में है। इस तरह के फ़ैसलों से आवाम की हौसला अफजाई होगी और इज़हार ख़याल की आज़ादी को मजबूती मिलेगी। और फिर जो लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, वो जहन से उनके निकल जाएगा। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान इस मुल्क के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। वो किसी सियासी जमात का हिंदुस्तान मरहून मिन्नत नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम तबक़ात का, मुल्क के तमाम अक़वाम और तमाम तबक़ात का जो है मुश्तरका और मसावियाना हिस्सेदारी रही है। और फिर मैं दोबारा कहूँगा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान की जो जमहूरी शबी है, जो सारी दुनिया में एक बेहतरीन और पायदार डेमोक्रेसी के तौर पर हिंदुस्तान को जाना जाता है, उसको पायमाल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ में इस तरह के फ़ैसले जो है बड़े ही कारामद साबित होंगे। और उस तरह की कोशिशों को, जो मुल्क की शबी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक तमाचा इस तरह के फ़ैसले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फ़ैसला सुनाया है, वो फ़ैसला जो है तमाचा होगा उन फ़िरका परस्त ताकतों पर जो हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझते हैं। नाज़रीन, एक ख़बर ये भी है कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशिकांत सेंथिल ने लोकसभा में सवाल पूछा था CSR फंड्स के मुतालिक, और फिर उसका जवाब जो है ममलिकत वज़ीर बराए कॉरपोरेट उमूर हर्ष मल्होत्रा ने ये जवाब दिया है। और ये अफसोसनाक जवाब है कि CSR जो है कॉरपोरेट सोशल फंड्स जो हैं के मुतालिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड्स के मुतालिक हुकूमत के पास डेटा मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं जैसा कि इससे कबल भी वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड के मुतालिक, PM केयर फ़ंड के मुतालिक भी सवाल उठाए गए थे। जब कोविड का मसला पेश आया था तो उस वक्त भी इस तरह की दलाइल पेश किए गए थे। तो ये आवाम का पैसा है, ये आवाम के पैसों के मुतालिक जो है हुकूमत को जानकारी होनी चाहिए। हुकूमत का ये जवाब कि हमारे पास मौसर अंदाज में डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि जो रियासतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप फ़ंड फराहम करते हैं रियासतों को, और ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहाँ पर आपकी अपनी सियासी जमात भी बरसर इख्तिदार है, तो हुकूमत पर जवाबदेही, उसकी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। क्योंकि अगर किसी भी किस्म की माली तगल्लुबकारियाँ होती हैं, बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, तो दोनों रियासतों पर उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो इसी हवाले से कांग्रेस के MP शशिकांत सेंथिल ने यह सवाल पार्लियामेंट में उठाया था, जिस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि मौसूर अंदाज में CSR फंड्स के मुतालिक हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक जवाब है, ये गैर ज़िम्मेदाराना जवाब है। अगर डेटा मौजूद नहीं है तो फिर हुकूमत को चाहिए, मरकज़ी हुकूमत को ख़ास तौर पर चाहिए, ट्रेजरी बेंच को, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा की ट्रेजरी बेंच को ये चाहिए कि वो आज से एक नया तरीक़ेकार बनाए, एक ज़ाब्ता बनाए, जिसके तहत CSR के तहत जारी किए जाने वाले रियासतों के फ़ंड्स की इजराई और ख़र्च, और फिर जो बच गया जो फ़ंड है उसका जवाबदेही की ज़िम्मेदार रियासतों को बनाते हुए इस तरह के क़वानीन लाने की हुकूमत की जानिब से कोशिशें नहीं होती। जवाबदेही जो है हुकूमतों की आदत नहीं रही है। अब ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद से जो है हुकूमतें जवाबदेही से कतराने लगी हैं और जवाबदेही से किनारा कशी करने लगी हैं। इसी वजह से शायद बेज़ाब्तगियाँ, NTA जैसा वो एक बड़ा तालीमी इदारा जो है, जो इम्तिहानात मुनक़्क़िद करता है, उसमें बेज़ाब्तगियाँ पेश आ रही हैं। तो फिर CSR फंड्स हो या फिर
पीएम केयर फंड्स हो। क्या पीएम केयर फंड्स के भी अगर हवाले से हम बात करेंगे तो फिर पीएम के केयर फंड्स के मुतालिक भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह सवाल उस वक्त उठाया है जब कॉकरोच जनता पार्टी के जो सदर हैं और बानी हैं अभिषेक दीपके के मुतालिक एक अमित तिवारी जो सूरत गुजरात की सूरत के एक एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने सवाल किया था कि अभिषेक दीपके के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो अमेरिका जाकर तालीम हासिल करे। क्योंकि अभिषेक दीपके के वालिद जो हैं भगवान राव, वो जो हैं जूनियर इंजीनियर हैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC में, और वो रिटायर हैं और जिनकी तनख्वाह 60-65 हज़ार रुपये थी। और तो फिर अपने बेटे को किस तरह से उन्होंने अमेरिका में तालीम दिलाई, जिस पर अभिषेक दीपके ने वो तमाम चीज़ें दस्तावेज़ात पेश करने का दावा पेश कर दिया था। कहा था कि मेरे पास वो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से जो स्कॉलरशिप जारी हुई है वो, और मैंने जो 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया था उसकी वो तफसीलात में पेश करने के लिए तैयार हूँ। मगर अब कॉकरोच जनता पार्टी ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए ये सवाल किया है कि क्या पीएम केयर फंड्स के मुतालिक जो है उसकी भी जो तफसीलात हुकूमत पेश करेगी, या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी जो है वो अमित तिवारी उसके मुतालिक भी जो है अपनी जानकारियाँ फराहम करेंगे या तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करने का। दो अहम खबरें हैं जिस पर सरसरी तौर पर बात करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। एक खबर ये है कि बृजभूषण सिंह जो साबिक़ा रेसलिंग फेडरेशन के सदर हैं, उन्हें दिल्ली की एक अदालत की जानिब से बरी किए जाने पर मुल्क भर की 250 से ज़ायद खातून तंजीमों ने ख़वातीन जो रेसलर्स हैं जिन्होंने शिकायत की थी बृजभूषण सिंह के ख़िलाफ़ में, उनके साथ इजहार यगनगत किया और फिर जो है बड़े पैमाने पर बृजभूषण सिंह की जो रिहाई बाइज़्ज़त बरी किए जाने का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज की धमकी भी दी है। और हैदराबाद में मानसून के हवाले से ख़बर ये है, IMD ने यह अलर्ट जारी किया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक हफ़्ते की बारिश, 7 दिनों की बारिश जो है कि इम्कानात का इजहार किया है। और उसी के मुताबिक लोगों को ख़ास तौर पर राहगीरों को जो मतलब लोग रोज़मर्रा के कामों से अपने घरों से निकलते हैं उनको उसी IMD की जो ऑरेंज अलर्ट है उसके मुताबिक अपने जो शेड्यूल बनाने का जो है मशवरा दिया है IMD ने। और हैदराबाद पुलिस ने भी कम्यूटर्स को, मुसाफिरीन के राहगीरों को बहुत सारे मशवरे जारी किए हैं ताकि लोगों को सैलाब ज़दा सूरत हाल से मुताबिक से परेशान ना होना पड़े, पानियों में फंसने का जो है वो लोग पानी में फंसने से बच जाए, इस तरह का अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट IMD की जानिब से, हैदराबाद IMD की जानिब से। और तेलंगाना के भी मुख्तलफ़ अजलाओं में आने वाले 7 दिनों तक बारिश के इम्कानात का इजहार किया गया। और एक ख़बर बांग्लादेश से, जहाँ पर बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को मुतनब्बा किया है कि हसीना जो है वो मुल्क से खिताब करने की तैयारी कर रही हैं, शेख हसीना। और जो है बांग्लादेश ने अब कहा है कि अगर शेख हसीना मुल्क से खिताब करती हैं तो फिर हिंदुस्तान को अपने जो दो तरफ़ा मुआहदात हुए हैं, तय पाए हैं, ताल्लुक़ात जो बने हैं, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात हुए हैं, उसको नज़रअंदाज करने का हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगेगा। इस तरह की बात बांग्लादेश ने कही है। अब बांग्लादेश जैसा मुल्क भी हमें मुतनब्बा कर रहा है, इंतबा दे रहा है, तो फिर सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे मौक़ों पर जंतर मंतर पर लगाया हुआ वो नारा ज़रूर याद आता है कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग, जो भी था वो नाज़रीन को अंदाज़ा होगा इस बात का कि वो नारा मुझे याद आता है। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है, जो जिसकी आज़ादी हिंदुस्तान के मरहून मिन्नत है, इंदिरा गांधी के मरहून मिन्नत है, वो बांग्लादेश आज हमें मुतनब्बा कर रहा है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से जुड़े रहें। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।